हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया है कवर, उसमें हमने इसकी बेसिक नॉलेज दी थी और इसका सेक्शन 1 हो गया था। आज चलेंगे हम सेक्शन 2 पर, जो बात करता है डेफिनेशंस के बारे में, मतलब परिभाषाएं दी गई हैं सेक्शन 2 में। तो चलिए देखते हैं पहली डेफिनेशन क्या है। पहली डेफिनेशन 2A में है एमिनिटीज़ यानी सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है जल और विद्युत का प्रदाय, आवागमन के रास्ते, सीढ़ियाँ, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं, टेलीफोन सेवाएं, टीवी केबल सेवाएं, मतलब ऐसी ही अन्य सेवाएं भी आती हैं। मतलब जो एक किराएदार के लिए ज़रूरी है वे सभी सुख सुविधाएं। इसमें इंक्लूड वर्ड का शब्द किया गया है। इंक्लूड मतलब सिर्फ ये डिफाइन नहीं है, ऐसी भी और भी सुविधाएं आ सकती हैं। चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पर। सेकंड डेफिनेशन है अपील किराया अधिकरण। तो 2B में अपील किराया अधिकरण की डेफिनेशन है। इसमें कहा गया कि अपील किराया अधिकरण से धारा 19 के अधीन गठित अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है। मतलब जो सेक्शन 19 में उसका गठन किया गया वही अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है। 2C में है भूस्वामी, जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो भूस्वामी से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी परिसर का किराया चाहे अपने लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो परिसर के किसी किराएदार को किराए पर दिए जाने की दिशा में उसका किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा, प्राप्त करने का हकदार होगा। सिंपल सी बात है, जो किराया प्राप्त करने का अधिकार है वही भूस्वामी है। इससे पहले हम इन्हें छोड़ के किराएदार की डेफिनेशंस देखते हैं। तो किराएदार की डेफिनेशन दी गई है 2I में। तो किराएदार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या जिसकी ओर से किसी परिसर के लिए उसके भूस्वामी को किराया अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने पर संदेह है या संदेह होता, और उसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो अपनी किराएदारी की समाप्ति के पश्चात भी इस अधिनियम के बंधों के अधीन रहते पारित बेदखली के किसी आदेश और डिग्री से अन्यथा कब्जा बनाए रखता हो। मतलब वह व्यक्ति जो स्वामी को किराया अभिव्यक्ति विवक्षित संविदा के न होने पर भी संदेह, मतलब जरूर नहीं है कोई अभिव्यक्त संविदा हो तब भी उसे किराया देना होगा यदि वह कब्जा रखता है। और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो किराएदार तो नहीं लेकिन उसने कब्जा रखा हुआ है, तो वह भी किराया देने के लिए लायबल होगा। तो ये थी किराएदार की डेफिनेशन 2I में। चलिए अब चलते हैं आगे डेफिनेशंस में। 2D है पट्टा। पट्टे से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1892 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 4 के अधीन यथा परिभाषित पट्टा अभिप्रेत है। मतलब जो पट्टा संपत्ति अंतरण अधिनियम की डेफिनेशन में दिया गया है, जो वहाँ डेफिनेशन दी गई है वही पट्टा अभिप्रेत है। अब चलते हैं नगर पालिका क्षेत्र। नगर पालिका क्षेत्र से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या 18 के अधीन यथा परिभाषित नगर पालिका क्षेत्र अभिप्रेत है। मतलब जो नगर पालिका राजस्थान अधिनियम है 2009 का, वहीं पर परिभाषित नगर पालिका क्षेत्र अभिप्रेत है। परिसर से निम्नलिखित अभिप्रेत है। प्रीमिसेस यानी 2F में है। तो इसमें क्या क्या आता है? ऐसी कोई भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है, मतलब जो कृषि यूज में ना हो और फार्म भवन से भिन्न हो, ऐसा कोई भवन या भवन का भाग जो निवास के रूप में उपयोग लाया या वाणिज्यिक उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो या किराए पर देने जाने के लिए आश्रित हो, उसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं। मतलब वह निवासी रूप में हो या वाणिज्यिक प्रयोग के लिए हो या किराए पर दिया गया हो। ऐसे भवन या भाग से अनुलग्न उद्यान, भूमि, गोदाम, गैराज तथा उपग्रह आदि यदि कोई हो। क्या क्या है? ऐसे भवन या भाग से अनुलग्न उद्यान, भूमि, गोदाम, गैराज तथा उपग्रह आदि। और ऐसे भवन या भाग में उपयोग के लिए भूस्वामी द्वारा दिया गया कोई फर्नीचर, यदि कोई फर्नीचर है तो वे भी आएगा। ऐसे भवन या भाग में उसके अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए उससे लगी हुई कोई फिटिंग और उसमें उपलब्ध करवाई गई सुख सुविधाएं। और ऐसे किसी भवन या भाग से एक मिनट सॉरी
वैसे भवन या भाग में उसके अधिक फायदाप्रद उपयोग के लिए उससे लगी कोई फिटिंग और उसमें उपलब्ध कराई गई सुख सुविधाएं, मतलब उससे जुड़े जितनी चीज़ें हैं वे सब, और ऐसे किसी भवन या भवन से अनुलग्न तथा उसके साथ किराए पर दी हुई कोई अन्य भूमि भी अभिप्रेत है। किंतु उसमें किसी होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास में कोई कमरा अथवा अन्य वास सुविधा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं है? होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में छत का ऊपरी भाग किसी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग नहीं होगा। मतलब जो सिंपल छत है वो किराए पर नहीं दी जाएगी। किराए पर देने का मतलब क्या है? जिसके ऊपर छत हो। अब है किराए प्राधिकारी, रेंट अथॉरिटी, FA में दिया गया है। तो किराए प्राधिकारी से धारा 22A के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है। मतलब जो धारा 22 में नियुक्त अधिकारी है वही किराए प्राधिकारी कहलाएगा। अब है किराया अधिकरण, जो 2G में दिया गया है। रेंट ट्रिब्यूनल से धारा 13 के अधीन गठित किराया प्राधिकरण अभिप्रेत है। मतलब धारा 13 में ही किराया प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है, वहीं पर जो हाँ गठित किया गया है वही किराया प्राधिकरण कहलाएगा। अब है वरिष्ठ नागरिक, 2H में। वरिष्ठ नागरिक से भारत का कोई ऐसा नागरिक अभिप्रेत है जिसने 65 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो। मतलब सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? जिसने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएगा। लीनिएंट की हमने डेफिनेशन कर ली है। अब है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में क्या क्या आता है? 2J में दिया हुआ है। अधिकरण से अपील किराया अधिकरण या यथास्थिति किराया अधिकरण अभिप्रेत है। मतलब जो उस वक्त किराया अधिकरण है, अधिकरण से अपील किराया अधिकरण या यथास्थिति किराया अधिकरण अभिप्रेत है। देखिए किराएदार की डेफिनेशन में अभी काफ़ी कुछ है देखने के लिए। यदि उपखंड 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में जो व्यक्ति किराया देने के लिए लायबल है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो नंबर 1 है निवासी प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की दशा में उसका तरजीही पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता या जो उसकी मृत्यु होने तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारणतः निवास कर रहा था। वाणिज्यिक या कारोबार संबंधी प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसर की दशा में उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र, माता, पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में साधारणतः कारोबार कर रहा था। मतलब ये सदस्य उसकी मृत्यु के बाद लायबल होंगे किराया देने के लिए। तो ये था आज का हमारा डेफिनेशंस का पोर्शन जो पूरा हो गया है। अब आगे हम नेक्स्ट सेक्शन अगली वीडियो में करेंगे।